हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेसी लर्निंग पॉइंट। मैं हूं अनन्या उपाध्याय और हम लोग पढ़ रहे थे आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। हमने ऑलरेडी 3 सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और आज लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक एक्सक्रीशन बाकी है। आज हम ये वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक क्वेश्चंस, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फुल लाइफ प्रोसेस के कुछ एक क्वेश्चंस से आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर उसमें से किसी भी चैप्टर में या किसी भी पोर्शन में अगर आपको डाउट हो कोई भी सब टॉपिक या पोर्शन में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे घर में हर रोज़ साफ सफाई होता है, ओके, फिर क्या होता है, जो भी गार्बेज है आपके घर में आप उसको एक जगह पे डंप कर देते हो, चाहे डस्टबिन में कहो या कुछ भी कहो, यानी हम लोग घर से बाहर निकालते हैं। क्यों? ताकि हमारा घर खराब ना हो या फिर घर का एनवायरनमेंट भी खराब ना हो, राइट। इसी तरह से हमारे बॉडी में आपने पढ़ा 3 प्रोसेसेस और भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो इन प्रोसेसेस से कुछ ना कुछ वेस्ट तो बनता होगा। अब अगर उस वेस्ट को आप रख दो बॉडी में ही, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी, डिजीजेस होंगे। तो ये जो प्रोसेस बाय विच वी रिमूव इट, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी जिस तरह से हम घर की साफ सफाई करते हैं और जो चीज़ एसेंशियल नहीं है, जो खराब चीज़ें हैं, वो घर से बाहर निकाल देते हैं, इसी तरह बॉडी में भी एक प्रोसेस चलता है। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स rid of excess or toxic waste products of metabolism। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे बॉडी में कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। जैसे आप रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले लो, रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि CO2 वेस्ट प्रोडक्ट हिसाब से निकल रहा है, तो CO2 को अल्टीमेटली रिमूव किया जा रहा है बॉडी से। अगर नहीं किया जाए तो फिर हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसमें कि वेस्ट बन रहा है। तो यही मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट बन रहा है, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है, लंग्स, स्किन, लिवर, किडनी। जिस तरह आप देखो CO2 को बाहर निकाला जा रहा है वाया लंग्स। आपके स्किन में स्किन का बहुत अच्छा सा फंक्शन रहता है क्योंकि स्किन आपका प्रोटेक्टिव भी है, और स्किन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन इन द सेंस कि आपको स्वेटिंग होती है, राइट। तो उसी स्वेटिंग में यूरिया रहता है लिटिल अमाउंट में, बट यूरिया को वो एक्सक्रीट कर रहा है, और यूरिया इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको रिमूव किया जाता है। जैसे ह्यूमन में यूरिया है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स में किसी में अमोनिया होता है, किसी में यूरिक एसिड होता है, तो हमें इसी को रिमूव करना रहता है। देन लिवर में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन ब्रेकडाउन होके भी फिर अमाइनो एसिड बन के देन यूरिया होगा, एंड अल्टीमेटली यूरिया को रिमूव किया जाता है। और किडनी से जैसे एक्सक्रीशन में क्या होता है, किडनी के थ्रू से वो जो यूरिया है उसको बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है प्लस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होते हैं, यूरिया या अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, उनको भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम जो यूरिया है वो एक्सक्रीट आउट होता है वाया किडनी। सो अगर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपसे पूछा जाए तो फिर आप किडनी का ही डायग्राम बनाओगे। इसमें देखो क्या क्या आएगा, 2 किडनी है, ओके। तो बीन शेप्ड के हमारे 2 किडनीज रहते हैं जो बैक साइड में सिचुएटेड रहते हैं, नॉट इन द फ्रंट साइड, ओके। तो बैक साइड में 2 किडनीज रहते हैं, यहाँ मैंने एक को मार्क किया है। इनसे फिर बाहर निकलता है एक यूरेटर, 2 यूरेटर्स। दीज आर द 2 यूरेटर्स दैट कम आउट ऑफ द किडनीज एंड go to urinary bladder, then urinary bladder leads to urethra। प्लस यहाँ पे आप एक देखो renal artery and renal vein है। जो आर्टरी आ रहा है किडनी के अंदर उसको हम लोग कहेंगे रीनल आर्टरी। रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी, जैसे पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, इसी तरह से रीनल रिलेटेड टू किडनी। तो ये रीनल आर्टरी हो गया, ये रीनल वेन हो गया। आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि यूरेटर्स का फंक्शन क्या है या यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है। तो यूरेटर का काम क्या है, ये किडनी से यूरिन को लेके आएगा यूरिनरी ब्लैडर तक।
एंड यूरिनरी ब्लैडर टेम्पोररीली स्टोरेज का काम करता है, यानी कुछ देर तक यूरिन को होल्ड करने में काम करता है। फिर जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है फिर यूरिनेशन होता है। तो दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दीज आर द टू किडनीज। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो ये काम को करते हैं। छोटे 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 बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेटर्स का काम क्या है, तो यूरेटर क्या करेगा, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले आएगा। और यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, ये टेम्पोररीली स्टोर करेगा यूरिन को। यानी ऐसा नहीं होता है कि आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है एंड यूरिनेशन हो रहा है, कुछ देर तक यूरिन को स्टोर किया जाता है। फिर जब यूरिनरी ब्लैडर लगभग एक अमाउंट भर जाता है देन यूरिनेशन होता है। तो आपसे ये सब फंक्शंस पूछ सकता है, ये डायग्राम आ सकता है, या आपको डायग्राम दिया दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि किसका क्या नाम है। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करें। और किडनी में अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी में भी कुछ होते हैं जो ये सब काम में हेल्प कर रहे हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, जो किडनीज थे वो किडनीज क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बने हुए हैं। यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यही नेफ्रॉन का हमें स्ट्रक्चर देखना है। ये नेफ्रॉन कैसे बना होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस एक कप लाइक स्ट्रक्चर पे रखा हुआ रहेगा एंड दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ओके, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है और ये रखे हुए हैं बोमेन्स कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल इसको मिला के बनता है मैल्फिगियन बॉडी। ये बोमेन्स कैप्सूल ये पूरा एक ट्यूब के तरह अब जाएगा। ये बोमेन्स कैप्सूल इस तरह से एक कॉन्व्यूलेटेड यानी कर्व्ड ट्यूब होके जाएगा, फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इधर भी एक ट्यूब होके कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिलेगा। अब हमें पार्ट्स देखने हैं। दिस इज नोन एज PCT। PCT इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल को अगर आप ब्रेक करो तो प्रॉक्सिमल यानी पास का, P से प्रॉक्सिमल, P से पास। तो इस तरह आप याद रखना कि पास वाला जो कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, कॉन्व्यूलेटेड मतलब एक होता है स्ट्रेट टिब्यूल एंड दूसरा होता है कि थोड़ा कर्व्ड हो, इस तरह से हो। तो ये है कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। बोथ ऑफ दीज आर कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, लेकिन ये पास का है तो ये PCT है और ये दूर का है तो ये DCT है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। दिस वन इज द LOH, दैट इज लूप ऑफ हेनले। दिस इज द लूप। ओके, फिर ये DCT और ये जाके फाइनली मीट करता है कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ क्या होता है, अच्छा पहले आप उधर के पॉइंट्स देख लो। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये है थिन वॉल्ड कैपिलरीज जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। दिस वन इज द बोमेन्स कैप्सूल। और नेफ्रॉन के फंक्शंस, फर्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ये किडनी में है तो ऑफकोर्स एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में। और क्योंकि ये वाटर और आयरन के बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी में। ये कैसे करता है ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। देखो, ब्लड इस तरह से आता है ग्लोमेरुलस के पास, एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से ब्लड जो पास करता है ये निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल से। तो जैसे ही ब्लड पास करता है, ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज है तो इनमें से कुछ भी एक्सचेंज तो हो सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड सेल्स नहीं आते हैं, जो एक्सक्रीटेड ऑर्गन, जो एक्सक्रीटेड पोर्शंस होंगे वो नीचे आ जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल में। क्लियर? देन बोमेन्स कैप्सूल में आने के बाद ये जाएगा PCT में, PCT से होके जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ एक प्रोसेसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो मैं इसके बाद बताऊंगी। अभी आप पहले एक आइडिया बना लो। ये इधर से होके जाएगा, यानी क्या यहाँ से प्योर ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड आया था, इम्प्योरिटी को निकाल दिया, प्योर ब्लड बॉडी में चला गया और यहाँ से इम्प्योरिटी अब जा रहा है। अब
इसके थ्रू से LOH के थ्रू से जाएगा, DCT से होके जाएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े रहते हैं। जिस तरह से यहाँ एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक नेफ्रॉन आ सकता है, इधर भी एक नेफ्रॉन आ सकता है। ये टोटल एक कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में ही हम फर्स्ट टाइम द वर्ड यूरिन यूज़ करते हैं। इससे पहले यहाँ पे जब रहेगा आप यूरिन नहीं कह सकते, कलेक्टिंग डक्ट में जाके ही फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है और इफरेंट से बाहर चला जाता है। यानी वहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जो भी इम्प्योर ब्लड में जो इम्प्योरिटी है वो फिल्टर आउट हो जाता है और वो कहाँ पे आ जाएगा, देन वुमेन्स कैप्सूल में, राइट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है A इज ग्रेटर देन E। इसका क्या मतलब है कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है देन इफरेंट आर्टेरियोल। ऐसा क्यों? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो जो आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड आ रहा है, तो एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि जब आ रहा है और अगर जब जा रहा है उसका अगर हम डायमीटर कम कर दो आप, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और प्रेशर ज़्यादा जैसे ही होगा तो फिल्ट्रेशन में ईजी होगा, राइट। इसीलिए मैंने लिखा है A इज ग्रेटर देन E। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, दैट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो भी इम्प्योरिटी था वो आ जाएगा आपके वुमेन्स कैप्सूल के पास। देन इज रीअब्जॉर्प्शन। आप देखो घर में जब आप कभी अगर क्लीनिंग करते हो तो क्या करते हो, आप हर चीज़ को सपोज आपको पता नहीं है कि कोई आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है उसमें या कोई इम्पोर्टेंट पेपर भी है, तो आपने एक जगह पे कलेक्ट कर दिया। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, तब आप क्या करोगे, उस चीज़ को निकाल लोगे वहाँ से। इसी तरह अगर यहाँ भी ऐसा हो कि बॉडी के जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल थिंग्स है वो भी अगर बाहर निकल जाए तब तो दिक्कत है। इसीलिए उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट आयंस होंगे या जो भी इम्पोर्टेंट आपका है उन चीज़ों को चुन लिया जाता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ताकि वो चीज़ें बाहर ना जा सकें। देन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कुछ आयंस PCT एंड DCT में डाले जाते हैं। क्यों? ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बॉडी का सही रहे, राइट। इसीलिए PCT में वो ट्यूबुलर सिक्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री हो रहा है, क्योंकि पहले एंट्री नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो भी आयंस वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको चुन लिया जाता है और उसके बाद फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, यानी वहाँ पे कर दिया जाता है या सिक्रेट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बॉडी का मेंटेन रहे। अब देखो बहुत सारा वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता रहता है, इतने लॉन्ग ट्यूब्यूल में वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा वाटर निकल जाए बॉडी से तो भी दिक्कत है। तो कलेक्टिंग डक्ट में भी काफ़ी वाटर अब्जॉर्ब होता रहता है और यूरिन को फिर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। आपको एक बात पता है, 180 लीटर्स अ डे इतना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, 180 लीटर्स। लेकिन इन अ डे यूरिन एक्सक्रीटेड इज जस्ट 1.8 लीटर, यानी अगर आप कैलकुलेट करो तो 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। यानी अगर 180 लीटर्स होता तब तो यूरिनेशन ही होते रहता, बॉडी का सारा वाटर निकल जाता। और हम पानी ही कितना पीते हैं दिन में, हार्डली 3 to 4 लीटर्स। एंड 180 लीटर्स अगर फिल्ट्रेट हो, अगर पूरा ही बॉडी से निकल जाए तब तो दिक्कत है। इसीलिए 99% ऑफ द बॉडीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड, ओनली 1.8 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट। अब हम देख लेते हैं हीमोडायलिसिस। आपने सुना होगा काफ़ी पेशेंट्स में कि इसका डायलिसिस चल रहा है। तो किसी किसी में क्या होता है, ये किडनी फेलियर हो जाता है, यानी फिल्ट्रेशन सही से नहीं होता है। और सोचो अगर फिल्ट्रेशन ही सही से ना हो पाए और एक्सक्रीशन सही से ना हो पाए तो बॉडी का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, यानी जिन पेशेंट्स में
ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको डायलिसिस किया जाता है, उनका डायलिसिस किया जाता है सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमो, द वर्ड हीमो मीन्स ब्लड। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो पेशेंट रहता है, पेशेंट का जो ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है एक पाइप के थ्रू से और मशीन में दिया जाता है, डायलाइजिंग मशीन में दिया जाता है। इस मशीन में एक फ्लूइड रहता है जिसको कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ओके, डायलाइजिंग फ्लूइड में फिल्ट्रेशन हो जाएगा, कैसे होगा मैं अभी बताती हूँ। फिर उसके बाद इसमें से प्योर ब्लड ह्यूमन में चला जाएगा, फिर से ह्यूमन में डाल दिया जाएगा। ये ब्लड यूरिया रहेगा इस ब्लड में ज़्यादा, तो ह्यूमन से ये निकाल के मशीन में लिया जाता है। वहाँ पे सेलोफेन के ट्यूब्स होते हैं। तो सेलोफेन का ही ट्यूब क्यों होता है, क्योंकि वो सेमी परमेएबल होता है, राइट। तो सेमी परमेएबल वो है जो कुछ एक चीज़ों को तो अलाउ कर देते हैं जाने के लिए, बट सबको अलाउ नहीं करते। जैसे अगर मैं एक ऐसा दरवाज़ा बनाऊँ जिसमें से ओनली कुछ एक स्टूडेंट्स अंदर आ सके, बाकी नहीं आ सके, तो दैट वन इज सेमी परमेएबल, यानी सबके लिए वो परमेएबल नहीं है। तो ये सेलोफेन ट्यूब्स सेमी परमेएबल होते हैं, यानी सिर्फ यूरिया को पास करने देते हैं। अदरवाइज अगर सेमी परमेएबल नहीं होता, परमेएबल होता और सबको जाने देता, फिर तो बॉडी के ब्लड के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी तो चले जा सकते थे, राइट। देन ये डायलाइजिंग फ्लूइड की एक खास बात है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है पूरा ब्लड जैसा ही रहता है, एक्सेप्ट उसमें यूरिया नहीं रहता। क्यों? अगर यूरिया रह जाए दोनों साइड में, यानी इधर ब्लड है उसमें भी यूरिया है और डायलाइजिंग फ्लूइड में भी अगर यूरिया है, तब तो सॉल्यूशन में कोई आर पार होगा ही नहीं, कोई डिफ्यूजन होगा नहीं। और यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड में चूँकि यूरिया कम है तो ब्लड में यूरिया ज़्यादा है, तो ब्लड से यूरिया डिफ्यूज आउट होके आ जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, यानी अपना ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो गया। देन उस ब्लड को ह्यूमन में डाल दिया जाता है। अब देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में भी यूरिया भर जाएगा, और अगर यूरिया भर जाए उसमें फिर प्रोसेस उल्टा भी तो चल सकता है ना। इसीलिए डायलाइजिंग फ्लूइड को ये ज़रूरी है कि आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इसको चेंज किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ धीरे धीरे ऐसा डिफ्यूजन होते होते इसमें अगर यूरिया बढ़ गया तो ब्लड के कंपैरिजन में यहाँ अगर यूरिया ज़्यादा रहा, फिर तो ये यूरिया लेने की बजाय उल्टा दे देगा यूरिया। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जो कि ब्लड जैसा ही होता है, सिर्फ उसमें ब्लड जैसा ही सब कुछ रहता है, उसमें सिर्फ यूरिया नहीं रहेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होगा और यूरिया नहीं रहेगा, और सेलोफेन ट्यूब्स रहेंगे इसमें जो कि सेमी परमेएबल है, और डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल चेंज करना पड़ेगा। ये आपका ह्यूमन का एक्सक्रीशन था। प्लांट्स में वैसे आप देख लो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका CO2 है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस में, फिर बाय ट्रांसपिरेशन वाटर हो गया, और आपका जो रेजिन्स गम्स होते हैं ये सब हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सब टॉपिक एक्सक्रीशन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपको डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा ID @_Anna04 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये चैप्टर पढ़ के आपको मेरे साथ कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जस्ट अच्छे से पढ़ते रहो बिना टेंशन के। बाकी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास एक और लगा देंगे, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस आपको बताएंगे ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, प्लस आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाए। कहीं अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप वो वाले वीडियोस देख लेना, और तब भी अगर डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। पढ़ते रहो विदाउट एनी टेंशन। ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट ओवर है। वैसे मेरा फेवरेट पोर्शन है हार्ट वाला, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने पढ़ाया था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। आपका कौन सा फेवरेट है या कौन सा पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा?